नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। अब ये एंटी डिफेक्शन लॉ किस बला का नाम है? लग तो भारी रहा है लेकिन है आसान चीज़। अब एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है? अदला बदली करना मतलब सिंपल यही बात है कि भाई फॉर एग्जांपल आप हो, आज इस पार्टी में हो, कल दूसरी पार्टी में चले गए, देखा कि भाई ये पार्टी जीत रही है तो फिर उस पार्टी में चले गए, फिर देखा कि तीसरी पार्टी जीत रही है तो भाई फिर उस पार्टी में चले गए। आयाराम गयाराम पॉलिटिक्स को बचाने के लिए, उस चीज़ों को साइड में रखने के लिए ये लॉ आया था, एंटी डिफेक्शन लॉ। ये क्या है? ये कहाँ पर दिया गया है? 10 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है पॉलिटिकल डिफेक्शंस को बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। कि भाई फॉर एग्जांपल आपको चुन के भेजा कहीं किसी ने मतलब जनता ने आपको चुन कर भेजा, तो अब आप वहाँ जाके क्या कर रहे हो? आपको तो चुन के भेजा था कि भाई आप इस पार्टी के हो इसलिए हो, तो आपको चुन के भेज दिया, आप मोदी सरकार में हो। फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, भाई मोदी सरकार के फैन नहीं हो लेकिन सुन लो। ठीक है, चलो अच्छा राहुल गांधी ले लो, आप राहुल गांधी नहीं, मोदी सरकार ही ले लो। तो मोदी सरकार की मोदी सरकार ठीक है, मोदी सरकार में आपको चुन को भेजा कि भाई ठीक है आप जाओ यहाँ पर और आपको हम चुनते हैं यहाँ से एमपी। कल को जाकर आप जीत तो गए, लेकिन फिर आपको वहाँ से पैसा मिला राहुल गांधी जी की सरकार से, तो आप क्या किए? यहाँ से उठे और वहाँ जाकर उनकी पार्टी में हो गई शामिल। तो आपने क्या किया? अदला बदली कर ली ना। तो क्या होगा कि भाई आप पे लग जाएगा एंटी डिफेक्शन। ये मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? इसी तरीके से होता है। ये एम करता है, इंश्योर करता है क्या कि भाई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहे। दूसरी चीज़, इंटेग्रिटी भी तो हो लोगों के अंदर। डिस्करेज करता है अपॉर्चुनिस्टिक स्विचिंग पार्टी, है ना? जैसे कहीं अपॉर्चुनिटी मिली बढ़िया तो वहाँ भाग गए, फिर दूसरी जगह मिली वहाँ भाग गए। तो इन सब चीज़ों को ना एक कर्व करता है, मतलब रोकता है। कैसे इंट्रोड्यूस किया था? 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के जरिए इंट्रोड्यूस हुआ था। सिंपल बात है कि भाई कहीं से तो इंट्रोड्यूस हुआ होगा ना। ये शुरुआत में तो था नहीं, हमने तो पहले सुना नहीं। अब अचानक से कहाँ से आ गया? तो कोई अमेंडमेंट आया होगा, उसके जरिए आया होगा। 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया 1985 में। कौन स्ट्रेंथन कर रहा है इसको? स्ट्रेंथन किसने किया कि भाई अब तो आ गया, 52nd से आ तो गया, लेकिन और पावर किसने इसके अंदर फूक दी, है ना? कि भाई ये चीज़ और पावर ले लो, तुम 2-3 चीज़ें और ले लो एक्स्ट्रा। वो किसने दिया? 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने दिया। वो कब आया? 2003 में आया। अब ये अप्लाई किस पर होता है? दोनों लोगों पर अप्लाई होता है, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं उन पे भी, जो स्टेट लेजिस्लेचर में बैठे हैं उन पे भी। क्या ये पंचायत में अप्लाई हो रहा है? लिखा है? बता दो, देखना, सर्च करना तो बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। देखो, पर्पज़ और रेशनल, वही जो हम बाकी पहले लेक्चर्स में भी बात करते करते हैं। एक चीज़ देखते हैं, कॉन्सेप्ट उठाते हैं, उसका पर्पज़ और रेशनल चेक कर लेते हैं। अब पर्पज़ क्या है या रेशनल क्या है इसके पीछे का? क्या है कि भाई कर्व करता है पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटिज्म। क्यों? इससे होता क्या है कि भाई प्रिवेंट करता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को फ्रॉम डिफेक्टिंग फॉर पर्सनल गेन, कि अपने पर्सनल गेन के लिए, कि भाई वहाँ जाएंगे तो बड़ा औहदा मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल दूसरी पार्टी में गए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? इनको मिनिस्टर की पोस्ट मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ों को रोकने के लिए ना, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए क्या किया गया कि ये लॉ ला दिया गया। आयाराम गयाराम पॉलिटिक्स बहुत मस्त चीज़ है, आप देखना। आयाराम गयाराम एक बार सर्च करोगे तो आएगा मज़ा, तो याद रह जाएगी चीज़ें। ऐसे लिंक बनाकर याद रहता है ना कि भाई आपने बैकग्राउंड स्टोरी याद हो जाती है तो अपन को याद हो जाता है। सेकंड क्या है कि भाई प्रोटेक्ट करता है मैंडेट ऑफ वोटर, क्योंकि वोटर्स मतलब हम लोग ही तो एक तरीके से राजा हैं, कहने को ही सही, लेकिन हाँ हम ही लोग राजा हैं। ठीक है, हम लोग राजा हैं तो क्या करते हैं? हम लोग चुनते हैं कि भाई ये लो, अपन जाओ तुम लोग राज करो जब तक, कुछ समय तक। हम लोग तो अपने काम धंधे में व्यस्त हैं, तुम्हें जाओ बना दिए सरकार, अब तुम लोग अपना काम धंधा करते रहो, देश चलाते रहो। लेकिन ये होता है तो उससे क्या होता है कि भाई जो मैंडेट होता है वोटर्स का ना, उसको तो प्रोटेक्शन ही नहीं मिलती। मतलब उसका तो क्या बोलते हैं, उसका तो आप बेइज्जत कर रहे हो एक तरीके से, कि आपको चुन के भेजा, आपने बोला कि ठीक है हटो, तुम लोगों ने चुन के भेजा हो तो क्या हो गया, अब मेरे पास पावर आ गई है, अब मैं यहाँ चले जाऊँगा, दूसरी पार्टी में चले जाऊँगा। तो इन सब चीज़ों को रोकता है। तीसरी चीज़ क्या करता है? कंट्रोल करता है करप्शन और ब्राइबरी को। कि भाई करप्शन और ब्राइबरी सबको पता है कि भाई कैसे, एक तरीके हॉर्स ट्रेडिंग बोलते हैं इसे, कि भाई क्या 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 हो रहा है। दूसरी पार्टी वाले ने तुम्हें पैसा दिया, बुला लिया, ब्राइब ही तो कर रहे हैं कि भाई ये मिनिस्टर की पोस्ट दे देंगे या कोई और चीज़ दे देंगे तुम्हें। तो इन सब चीज़ों को भी रोक देता है। कि कई सारे डिफेक्शन जो है ना किससे लिंक होते हैं? कैश सपोर्ट से लिंक होते हैं। और देखा भी होगा कैश फॉर सपोर्ट स्कैंडल कई सारे सामने भी आए थे। एक देखना मायावती जी के ऊपर एक बहुत ज़्यादा लग गया था, देखोगे पूरा समझ आएगा। पीछे की स्टोरी है एक, यहाँ पर बता नहीं सकता, बताता तो मज़ा आ जाता, लेकिन हाँ एक चीज़ हुई थी मायावती जी से लिंक। मायावती स्कैंडल डालना वोटर्स लिंक कैसे करके तो आ जाएगा। फिर आना फोर्थ, क्या है? इंश्योर करता है स्टेबिलिटी किसकी? गवर्नमेंट की। किस एरिया में? कोलिशन एरा पॉलिटिक्स। ठीक है, कि भाई कोलिशन जहाँ हो रही है ना, वहाँ पर तो पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी ला देता है। तो सीजीआई BR गवई जी ने रिसेंटली क्या बोला कि स्पीकर कैन नॉट सिट इनडेफिनेटली ऑन डिस्क्वालिफिकेशन प्लीज, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट पावरलेस। मतलब ये क्या कर रहे हैं? एक तरीके से धमका रहे हैं
स्पीकर साहब को कि भाई तुम्हारे पास जब आई है डिस्क्वालिफिकेशन की प्ली, तो उस पर डिसाइड करो। ये थोड़ी है बैठ जाओगे कि भाई एक्शन ही नहीं ले रहे हो। कल को आके सुप्रीम कोर्ट इस बीच में इंटरफेयर कर सकता है, ये कह गए CJI BR गवई जी। ठीक है, ये बात हो गई। अब देख लेते हैं कि की प्रोविजन क्या है। की प्रोविजन से क्या होगा कि अपना आंसर ऑथेंटिक लगेगा। क्या है, अ लेजिस्लेटर कैन बी डिस्क्वालिफाइड इफ लगा है कि भाई डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अगर ये चीजें कर देगा तो। वैसे नहीं करेंगे, ये चीजें कर दे, वैसे भी कर सकते हैं, वो RPA में लिखी हुई है चीजें। देखो समझो, दो चीजें अलग हैं। एक है एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत भी आपको एक इंसान को चुना गया, शुरुआत से सुनो, एक इंसान को चुना गया, कहाँ चुना गया, एज अ MP चुना गया, फिर MLA चुना गया। अब उसके बाद क्या होगा, अब ये चुन लिया आप लोगों ने, तो अब ये थोड़ी है कि ये इंडेफिनेटली पोस्ट के लिए हो गया, इसको ये डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है, कुछ गलत काम करेगा। तो दो तरीके से होते हैं। अगर RPA के तहत है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत है डिस्क्वालिफिकेशन, तो इस पर कौन डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। ठीक है, और 10 शेड्यूल के अंदर है तो कौन डिसाइड करेगा, स्पीकर डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा, स्पीकर डिसाइड करेगा। RPA के अंडर है तो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है, 10 शेड्यूल से रिलेटेड है, तो कौन डिसाइड करेगा, स्पीकर डिसाइड करेगा। प्रेसिडेंट की बारी नहीं आएगी। समझ गए ये बात को, बहुत क्लियर रखना इन दोनों कॉन्सेप्ट को। फिर आता है अ लेजिस्लेटर कैन बी डिस्क्वालीफाइड इफ, अगर वॉलंटरी गिव अप कर देता है मेंबरशिप ऑफ द पार्टी, कि भाई आया खुद ही उन्हें बोल दिया कि भाई मैं मेंबरशिप त्यागता हूँ इस पार्टी की। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरा दोस्त है एक, समझ लो कोई मयंक है मेरा दोस्त, तो अब क्या हुआ कि भाई उसको बीजेपी से टिकट मिल गई, वो जीत गया। अब कल को कहते कि भाई मैं बीजेपी को ही त्याग दे रहा हूँ, बीजेपी से मेरा कोई वास्ता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तो इसकी जो पोस्ट है ना, जो चुना गया था ये, वो भी हो जाएगा, वो भी हट जाएगी, इसकी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। वो जो MLA की पोस्ट या MP की पोस्ट जिस पे चुना गया था, उससे भी हटा दिया जाएगा ये। फिर क्या हो गया, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू फॉर्मल रेजिग्नेशन, कि भाई फॉर्मल रिजाइन, अगर फॉर्मल रिजाइन दे रहे हो उससे लिंक नहीं है, और भी चीज़ें हैं, है ना। क्या इंक्लूड करता है, कंडक्ट और स्टेटमेंट। ये नहीं कि सिर्फ फॉर्मल रेजिग्नेशन ही माना जाएगा आपका कि आपने वॉलंटरी मेंबरशिप छोड़ दी है। ठीक है, कंडक्ट आपका ऐसा है कि आप जाके बीजेपी में तो हो, लेकिन फॉर्मल रेजिग्नेशन भी नहीं दिया आपने, लेकिन आप टीवी पे जाके बोलते हो बीजेपी बहुत घटिया पार्टी है, ऐसी करती है, वैसी करती है, दुनिया भर की चीज़, आप बुराई कर रहे हो अपनी पार्टी के बारे में। कांग्रेस में तो उसकी करते हो, आम आदमी पार्टी को तो उसकी बुराई करते हो। ठीक है, सेफ रहना पड़ता है ना, हर चीज़ बोलनी पड़ती है। तो आप क्या किया कि भाई सबकी मतलब जो भी तो आपने क्या किया कि भाई जिस भी पार्टी के अंदर चुने गए, तो आपने क्या किया, उसकी बुराई पीटते हो जा जाकर। तो क्या होगा, तो आपको निकाला ही जाएगा ना भाई, कोई क्यों रखेगा ऐसे इंसान को। आप दोस्त रखोगे ऐसा जो बुराई करे आपकी पीठ पीछे, नहीं ना, निकाल दोगे, तो यही होगा। फिर क्या करता है, वोट करता है और एब्सटेन करता है कॉन्ट्ररी टू पार्टी डायरेक्शन, विप। अब फॉर एग्जांपल डायरेक्शन इशू हुआ कि भाई इस दिन ये लॉ पास होने वाला है या ये चीज़ पास होने वाली है, तो आपको आना है और वोट करना है हमारे लिए। आप आए, लेकिन वोट कर दिया आपने उनके लिए, दूसरी वाली पार्टियों के लिए। आपकी इंडिविजुअलिटी तो है, ठीक है, माना, लेकिन अभी तो आप इस पार्टी के हिस्सा हो ना, तो आप ये नहीं कर सकते हो। अब इससे क्या होगा, अगर एब्सेंट भी हो गए, आपको बोला था आने को और आप एब्सेंट भी हो गए, तो भी आपके ऊपर ये बिना परमिशन के, मतलब आपने बता के हुए तो ठीक है कि आपकी तबीयत खराब थी या कुछ और दिक्कतें हो गई थी, तो नहीं आए तो वो अलग बात है, लेकिन आप बिना बताए ही चले गए। बोला था जबकि आने को, आप मस्त मनाली में घूम रहे हो या फिर मॉरिशस गए हो, कहीं घूम फैल रहे हो, बोला था भाई आने को कि भाई वोट कर देना, तुम आए नहीं, तुमने कहा कि भाई मैं तो ना था, मैं तो अभी घूम फिर रहा हूँ। तो अब ये दिक्कत दे रहा है ना कि भाई तुम तो जब साथ चाहिए होता तब देते नहीं हो। फिर क्या हो गया, अब इसको देख लेते हैं। इवन एब्सटेंशन विदाउट परमिशन इज डिफेक्शन, डिसेंटिंग व्यूज अलाउड ओनली इन डिबेट नॉट इन वोटिंग। अगर डिबेट हो रही है तो आप उसमें थोड़ा सा इधर उधर जा सकते हो कि भाई ठीक है कि मैं इन सब चीज़ों से एग्री नहीं करता या इन सब चीज़ों से एग्री भी करता हूँ, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। लेकिन वोटिंग में ऐसा नहीं चलेगा, जो पार्टी ने कह दिया वही वोट करना पड़ेगा आपको। या तो उस पार्टी के सदस्य न लेते, भाई सिंपल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हो जाते और आपका काम हो जाता, जीत जाते। अगर जीत जाते तो बन जाते वहाँ पर MLA MP, उनके लिए भी है। अब जैसे देखो ये थर्ड पॉइंट है, इंडिपेंडेंट मेंबर ज्वाइन कर लेता है पॉलिटिकल पार्टी। अब आपको इंडिपेंडेंट चुन के भेजा था जनता ने, अब चुन के भेजा, वहाँ जाके बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब बीजेपी ज्वाइन कर ली तो दिक्कत हो गई ना।
अब क्या है, क्या दिक्कत हो गई कि भाई आपने जनता को तो बताया कि भाई मैं किसी पार्टी से लिंक नहीं रखता, मुझे कोई पार्टी नहीं पसंद, मैं तो आप लोग के लिए काम करना चाहता हूँ। वहाँ जाके तुम फिसल गए भाई, तुम्हें पैसा मिल गया तो तुम घुस गए किसी और पार्टी में। अब घुस गए तो तुम लोगों ने धोखा कर दिया ना, किसके साथ, जनता के साथ। जनता के साथ धोखा कर दिया तो क्या होगा, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए, यही हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। चौथा, नॉमिनेटेड मेंबर अगर ज्वाइन कर लेता है पार्टी को आफ्टर 6 मंथ, ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आया कि 6 महीने क्या लॉजिक है। अब किसी को आ जाए तो बढ़िया बात है कि नॉमिनेट किया है, फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर को नॉमिनेट किया था राज्यसभा में, ठीक है, अब नॉमिनेट हो गए तो क्या हुआ कि ये 6 महीने के अंदर तो ज्वाइन कर सकते हैं किसी पार्टी को। किस पार्टी को करेंगे, जिन्होंने नॉमिनेट किया उसी को करेंगे, साफ सीधी बात है। अब जिस भी पार्टी को अगर उन्होंने ज्वाइन कर लिया 6 महीने के अंदर कर सकते हो, लेकिन 6 महीने के बाद नहीं कर सकते। अब पता नहीं 6 महीने का क्या ऐसा मुहूर्त है, क्या है, जो भी है ये समझ नहीं आया मुझे तो, लेकिन ठीक है, याद करना है तो याद कर लेंगे, एग्जाम की तैयारी भी तो कर रहे हैं। फिर है अथॉरिटी टू डिस्क्वालीफाई स्पीकर चेयरमैन ऑफ द हाउस। कंसर्न क्या है, पॉलिटिकल बायस, स्पेशली व्हेन स्पीकर बिलोंग्स टू रूलिंग पार्टी। नो कॉन्स्टिट्यूशनल टाइम लिमिट है टू डिसाइड ऑन डिस्क्वालिफिकेशन। स्पीकर जी के पास आया या फिर चेयरमैन साहब के पास आया कि भाई ये लो, मैं एक प्ली दे रहा हूँ, इनको डिस्क्वालीफाई करना है, इन्होंने ऐसा ऐसा जी कर दिया है, तो स्पीकर कोई एक टाइम लिमिट नहीं है कि आज स्पीकर को इतने समय में ही डिसाइड करने पड़ेगा। स्पीकर चाहे तो उसको 10 साल के लिए लटका दे, 5-10 साल तो चलेगा नहीं, लेकिन चाहे 2 साल के लिए, 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए भी लटका दे, कोई दिक्कत नहीं है। उस प्ली को उस पर डिसाइड ही ना करे, उस पर बैठ जाए कि भाई मैं तो डिसाइड ही ना करता, तुम जाओ, मैंने ले लिया, तुम्हारी रिक्वेस्ट मान ली, तुमने बोला था, मैंने कंप्लेंट तो रजिस्टर कर लिया, लेकिन इंक्वायरी वगैरह कुछ नहीं कर रहा, जाओ निकलो यहाँ से। तो इसी बात पे CJI BR गवई साहब ने ऊपर जो स्टेटमेंट बताई वो बोली थी। अब देख लेते हैं क्या लैंडमार्क जजमेंट है। ये 4 जजमेंट दे रहा हूँ, इनमें से कोई भी 2 याद कर लेना, वहाँ पर आंसर में डाल देना मसाले की तरह कि भाई अपना ये रहा प्लेटर पूरा, अब इसमें हल्का हल्का मसाला छिड़क देते हैं। पहला केस है क्योतो होलान वर्सेस जाशिलू, ये बढ़िया केस है, इसको याद कर लेना। क्या क्या हुआ था, क्या प्रिंसिपल लेट डाउन हुआ था इसमें कि स्पीकर डिसीजन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू पोस्ट डिसीजन विप डजंट वायलेट आर्टिकल 19 और 105। आर्टिकल 19 पढ़ा चुका हूँ, आर्टिकल 105 बता देना क्या है। रवि नायक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में केस हुआ था कि वॉलंटरी गिविंग अप मेंबरशिप इंक्लूड करता है इम्प्लिसिट एक्शन, नॉट जस्ट फॉर्मल रेजिग्नेशन। ऊपर बता चुका हूँ कि भाई वॉलंटरी गिविंग अप मेंबरशिप ना, वो भी इंक्लूड करता है इम्प्लिसिट एक्शन, नॉट जस्ट फॉर्मल रेजिग्नेशन। सिर्फ फॉर्मली रिजाइन करोगे तभी ऐसा नहीं है कि भाई आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, आपने वॉलंटरी गिव अप भी कर दी ना मेंबरशिप, उसके अंदर कुछ इम्प्लिसिट एक्शंस जैसे कि आप बुरा बोलते हो या कुछ खिलाफ करते हो पार्टी के, ऐसी चीज़ें भी वॉलंटरी गिविंग अप मेंबरशिप के अंदर इंक्लूड होंगी। फिर आ गया थर्ड पॉइंट, राजेंद्र सिंह राणा वर्सेस स्वामी प्रसाद मौर्य। ये कब आया था, 2007 में आया था। स्पीकर का जो इनेक्शन है ऑन डिस्क्वालिफिकेशन प्ले इज कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन। देखो यही इसी बात पे BR गवई साहब ने भी बोला था ऊपर कि भाई स्पीकर को एक्शन तो लेना चाहिए ना उस चीज़ पर, इंक्वायरी करनी चाहिए, अगर चीज़ें सही हैं तो उस पर बोलना चाहिए, गलत है तो उस पर बोलना चाहिए, लेकिन इनएक्शन कुछ करना ही ना उस डिस्क्वालिफिकेशन प्ली पर, ये कॉन्स्टिट्यूशन का तो वायलेशन हो रहा है ना, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है। फिर है फोर्थ, कैशम माघचंद्र वर्सेस मणिपुर स्पीकर। स्पीकर शुड डिसाइड विद इन 3 मंथ, रिकमेंडेड इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज। मतलब कि भाई स्पीकर को डिसाइड करना होता है किसके बीच में, 3 महीने के बीच में डिसाइड कर दें कि भाई आप इस पर क्या एक्शन लेने वाले हो, या जो भी चीज़ आपका फाइनल क्या है कि आपने ये चीज़ की है इस पर, वो 3 महीने के अंदर स्पीकर को डिसाइड करना होता है। और रिकमेंड कौन करेगा, इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल होगा, कौन उसको हेड करेगा, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज। अब ये बना नहीं है हर जगह, लेकिन हाँ चीज़ें हुई हैं जो, तो केस में अपन डाल देते हैं। अब ये केस याद कर लेना। अब क्या होगा जब कोई क्वेश्चन आएगा उससे जिस भी, अब यही कंटेंट है, क्वेश्चन आया, देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा, मेंस का देखा, मतलब मॉक टेस्ट वगैरह उसमें देखा, अब ये इस क्वेश्चन को उसमें ढाल दिया। और ढालोगे कैसे, जब सोचोगे, थिंक लाइक UPSC, तभी हो पाएगा। एक्सेप्शंस टू डिस्क्वालिफिकेशन, अब कोई चीज़ है तो उसका कुछ एक्सेप्शन भी होगा, जैसे केमिस्ट्री में होता है, हर जगह कहीं ना कहीं एक्सेप्शन होता है, ठीक है। पहला क्या है, मर्जर क्लॉज डाल दिया है, पोस्ट 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 आया था कि अगर 2/3 मेंबर पार्टी के मर्ज हो जाते हैं दूसरी पार्टी के साथ तो उनको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा डिस्क्वालिफिकेशन से। फॉर एग्जाम्पल 100 लोग थे एक पार्टी के, कहाँ पर थे, अरे पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में थे, चुने गए। फॉर एग्जाम्पल लोकसभा में 100 लोगों को चुन लिया गया, 100 लोग एक पार्टी से थे, कांग्रेस से थे, ठीक है, और बीजेपी मेजॉरिटी में थी, बाकी सीटें बीजेपी की थी। अब 2/3 निकाल लो किसके, 100 लोगों के, कांग्रेस के,
जो 100 लोग इलेक्ट हुए हैं पूरे पार्टी के, मत देख लेना पूरे देश में कितने लोग हैं, वहां पर जो लोग चुने गए हैं उनको देखना है कि हाँ भाई ये 100 बंदे चुन के आए हैं, तो इन 100 बंदों में से 2/3 निकाल लो। अगर वो लोग भी शिफ्ट हो जाते हैं बीजेपी के अंदर, तो आप क्या कहोगे, डिस्क्वालीफाई नहीं कर पाओगे उन्हें, उनके खिलाफ कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं चलेगा। दूसरा क्या है, रेजिग्नेशन बिफोर विप इशूड, विप इशू होने से पहले रिजाइन कर दिया। सम स्पीकर रूलिंग इंटरप्रेट दिस फेवरेबली। अब ये तो बेकार की चीज़ लिखी है मैंने आगे, ठीक है। ग्लोबल कंपैरिजन देख लेते हैं कि भाई इस कंट्री में क्या हो रहा है, दूसरी कंट्री में कंपेयर करने की तो इंसान की आदत है, कभी इंसानों से करता है कभी कंट्री से करता है, यहाँ कंट्री से कर देते हैं अपन। पहले यूएसए देख लेते हैं, वहाँ पर कोई भी डिफेक्शन लॉ है ही नहीं कि भाई कोई डिफेक्शन लॉ होगा, वहाँ पर कोई डिफेक्शन लॉ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वहाँ क्या चलता है, इंटरनल पार्टी रूल से चलते हैं, तो फ्रीडम है वोट करने की। कहाँ पर दिया गया था, बॉन्ड वर्सेस फ्लॉयड 1966 का केस है। लेजिस्लेचर हैव राइट टू एक्सप्रेस डिसेंट, इसी चीज़ को हम इस चीज़ के अगेंस्ट डाल देंगे कि भाई एंटी डिफेक्शन लॉ के अगेंस्ट आपको अगर बोलना है या इसके कुछ इशू बताते हैं, तो ये चीज़ डाल दी कि भाई लेजिस्लेटर्स के पास तो राइट ही नहीं हुआ ना एक्सप्रेस करने का अपनी चीज़ें, जो चीज़ वो सोचते हैं, या कोई चीज़ भाई कुछ बोल गए बीजेपी के खिलाफ या कोई किसी भी पार्टी के खिलाफ, आपकी रूलिंग पार्टी के खिलाफ कुछ बोल गए, अगर उसी पार्टी का है तो दिक्कत होगी ना उस आदमी के लिए। तो ये दूसरा यूके, वहाँ पर भी कोई लॉ नहीं है, वहाँ पर विप इशू होते हैं लेकिन, बट डिफाइंस डजंट कॉज डिस्क्वालिफिकेशन। जैसे यहाँ पर डिफाइंस जो है कॉज करती है डिस्क्वालिफिकेशन, वहाँ पर डिफाइंस का मतलब ये हो गया कि जो विप ने बोला था उसके अगेंस्ट जाके आपने काम कर दिया। जैसे आपने कुछ बोला आपको कि भाई इससे नहीं बात करनी है, लड़की की बात नहीं जानना, आप चले गए, ठीक है। अब फिर तो क्या हो गया, डिफाइंस कर दिया ना, तो इसकी वजह से डिस्क्वालिफिकेशन हो गया फॉर एग्जाम्पल आपके घर में, या फिर नहीं भी हो सकता है, वो तो आपको घर जाने। फिर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ओनली कंट्रीज विद अ फॉर्मल एंटी डिफेक्शन लॉ, यही तीन है। पाकिस्तान और बांग्लादेश तो गरीबी कंट्री हैं, इंडिया थोड़ा ठीक है इन लोगों से, बहुत अच्छा है। तो यही एक कंट्री है जिनके पास क्या है, फॉर्मल एंटी डिफेक्शन लॉ है। गुयाना, जिम्बाब्वे, सियरा लियोन, इनके पास भी सिमिलर रूल्स हैं जो मैंडेट करते हैं पार्टी लाइन वोटिंग को। पार्टी लाइन वोटिंग मतलब पार्टी ने जिस बोल दिया इस चीज़ पे वोट करना है, तो हाँ भाई इस चीज़ में हाँ में हाँ मिलानी कहना, ठीक है। ये एक तरीके की कहावत है जो कि यहाँ पर लागू होती है। इम्पैक्ट एनालिसिस देख लेते हैं कि भाई लेजिस्लेटर्स हैं, इनका इम्पैक्ट एनालिसिस, इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट होता है, लेजिस्लेटर्स पे क्या होता है। ये डेटर करता है क्या चीज़, फ्री स्पीच एंड इंडिपेंडेंट जजमेंट, देख ही लिया अपन ने ऊपर। दूसरी चीज़ क्या करता है, फोर्स करता है फोर्स टू वोट एज पर पार्टी विप इवन इफ अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी और पब्लिक इंटरेस्ट। अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट या फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी, उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तो होगी ना, जहाँ से चुन के आए, कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है जिस एरिया से आप चुन के आ रहे हो, उसको कॉन्स्टिट्यूएंसी बोल दिया, ठीक है। अब अगेंस्ट है उसकी कोई चीज़, तो अगर पार्टी ने बोल दिया कि भाई करना है तो फिर करना है, भाई ने बोला करने का तो करने का। तीसरी चीज़ क्या हो गया, वीकेंस द अकाउंटेबिलिटी फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर, ठीक है, सही बात है, ऊपर देख चुके हैं। कैन डिबेट बट मस्ट वोट विद द पार्टी, कॉम्प्रोमाइजिंग डिलिबरेशन। लिबरेशन क्या होता है कि भाई लिबर्टी है आपको फुल, तो क्या हो गया, दूसरी चीज़ के अगेंस्ट क्या आ गई इसके, डिलिबरेशन। क्या डिबेट तो कर सकते हैं बट मस्ट वोट विद द पार्टी। फिर क्या है, पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर्स, इस पर क्या इफेक्ट हुआ, लॉ कॉन्सेंट्रेट करता है पावर को इन हैंड ऑफ फ्यू पार्टी लीडर्स। अब जो पार्टी के टॉप लीडर्स हैं ना, वो जो डिसाइड करेंगे, उन्होंने बोल दिया कि ये चीज़ करनी है, तो पूरी ही पार्टी को, जितने भी लोग चुने गए हैं उस पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में, उनको वही चीज़ फॉलो करनी है। तो क्या हो गया, इलिटिस्ट टाइप का चीज़ हो गई ना ये, तो एक तरीके से मतलब कंट्रोल सेंट्रलाइज हो रहा है सब चीज़, तो फ्यू पार्टी लीडर्स ही इसको कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या हो गया, रिड्यूसेस हाउस टू रबर स्टैम्प फॉर पार्टी डिसीजन, मतलब सिर्फ एक रबर स्टैम्प हो गया, ये एक नॉमिनल टाइप की चीज़ें हो गई। जैसे प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होते हैं ना, उन्हें रबर स्टैम्प भी बोला जाता है डेमोक्रेसी में, वैसे ही ये भी बाकी के लोग जो हो गए, हाउस जो हो गया, ये भी रबर स्टैम्प की तरह ही काम कर रहा है भाई। जो टॉप लोगों ने बोल दिया करने का, तो ये लोग भी आ गए, ठीक है, ठप्पा मार देते हैं, हाँ हमारा तो चलेगा नहीं वैसे भी, ठीक है हाँ बोल देते हैं। फोर्थ क्या है, गवर्नमेंट ओनली नीड्स टू कंसल्ट पार्टी हेड टू सिक्योर वोट्स, सही बात है। अब वोटर्स पे क्या असर पड़ता है, ब्रेक करता है अकाउंटेबिलिटी चेन बिटवीन वोटर एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब फॉर एग्जांपल आपने किसी को चुन के भेजा, वो बेचारा अपना काम करने जा रहा था कि भाई उसको लगता है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये चीज़ होनी चाहिए थी, लेकिन पार्टी लाइन ने कोई और चीज़ डिसाइड कर रखी है। अब क्या हुआ, डिसाइड कर रखी है, अब वो तो अकाउंटेबल तो आपको है, लेकिन फॉलो किसको करना पड़ रहा है, उन लोगों को। अब फॉलो करना पड़ रहा है, तो आपके प्रति जो अकाउंटेबिलिटी है वो तो ख़त्म हो गई ना उसकी, वो तो आपको जवाब ही नहीं दे पाएगा कि भाई ये चीज़ नहीं कर पाया मैं, या ये चीज़ नहीं हो पाई मुझसे, कैसे कर पाएगा। फिर क्या हुआ, ब्लेम गेम शुरू हो जाता है, लेजिस्लेटर कैन ब्लेम पार्टी पे फॉर एनी डिसीजन।
डॉजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब इससे क्या हो, ब्लेम गेम शुरू हो गया कि भाई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से लोग भागने लगेंगे कि भाई लेजिस्लेटर जिसको चुन के भेजा है वो कहेगा भाई पार्टी ने डिसाइड किया था, पार्टी लाइन डिसाइड करेगी, हम क्या बता सकते हैं इसमें, मुझे नहीं पता कुछ, वो तो साइड हो जाएगा ये बोल के। फिर थर्ड क्या है कि वीकेंड करता है इंडिविजुअल के मैंडेट को इन फेवर ऑफ कलेक्टिव पार्टी विल, कि भाई इंडिविजुअलिटी भी तो कुछ होती है, माई लाइफ माई रूल वाला हिसाब, जैसे महिलाएं करती हैं माई लाइफ माई रूल्स, तो वही चीज़ है कि भाई ये तो वीकेंड कर दिया ना इनके माई लाइफ माई रूल को, तो अब तो आपको जो परिवार वाले कह रहे हैं वही करना पड़ेगा, कलेक्टिव पार्टी विल जो कहती है वो तो करना पड़ेगा। अब क्रिटिसिज्म देख लेते हैं, इतनी देर से क्रिटिसाइज ही तो कर रहे हैं, और देख लेते हैं। लॉ प्रमोट करता है पार्टी डिक्टेटरशिप, हार्श हो रहा है थोड़ा, मज़ा आ रहा है देखो, नॉट डेमोक्रेसी, लॉ प्रमोट करता है पार्टी डिक्टेटरशिप नॉट डेमोक्रेसी, समझ गए। प्रिवेंट करता है डिसेंट एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म विद इन पार्टी, अब भाई क्रिटिसिज्म जो कंस्ट्रक्टिव था वो भी नहीं दे पा रहे हो आप लोग, डिसेंट तो भूल ही जाओ कहाँ ही हो रही है। वायलेट करता है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, अब ये डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी क्या है ये भी देख के बता देना, कुछ चीज़ें बोलूंगा देखने का, भाई दे तो रहा हूँ इतनी सारी चीज़ें, मतलब एहसान नहीं कर रहा, लेकिन हाँ इतनी सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, ये इसलिए बोलता हूँ कि भाई आप लिंक करो, लिंक करोगे तो सोचोगे, सोचोगे तो क्या हो गया, आपके आंसर में रिफाइनमेंट आएगी, एक तरीके का अलग ही शार्पनेस दिखेगी आंसर के अंदर, कि भाई डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी रट के चले जाओगे वहाँ भूल जाओगे भाई, सिंपल सीधी बात है, याद रहेगी, कॉन्सेप्ट बिल्ड रहेगा, पीछे का बेस क्लियर रहेगा, तो अपने आप लिख दोगे डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, अपने आप लिखने में आ जाएगा। याद नहीं रहती ऐसी चीज़ें, आपको पता है। स्पीकर का रोल क्या है, पॉलिटिकल हो जाता है। नीड्स न्यूट्रल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, कि भाई स्पीकर तो किसी एक पार्टी से होते हैं ना, ज़्यादातर क्या होते हैं कि जो रूलिंग पार्टी होती है उन्हीं के स्पीकर बनते हैं, तो क्या हो जाता है स्पीकर ना जल्दी उन चीज़ों पे एक्शन नहीं लेते हैं जो पार्टी के मतलब रूलिंग पार्टी के साथ की होती हैं, तो उन चीज़ों पे नहीं लेते हैं, तो इसलिए क्या चाहिए, न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन चाहिए जो इन सब चीज़ों पे क्या करे, एक एक्शन ले ले। अब क्या है कि कोई पेनल्टी नहीं है, सिर्फ क्या हो जाएगा, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा, तो ज़्यादा डेटरेंट नहीं है ये चीज़ें, कि एक आप फाइन भी डालो या फिर कोई पेनल्टी ऐसी चीज़ डालो तो जिससे मज़ा भी आए देखने में, तो अगला आदमी सोचे भी ना ऐसी चीज़ करने के। क्या हो जाता है भाई, डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालीफाई कर दो, ये राज्यसभा से चुन के आ जाएगा फिर से, मतलब ये कुछ ना कुछ जुगाड़ मार ही लेगा ये आदमी। अब रिकमेंडेशन और रिफॉर्म देख लेते हैं कि भाई क्या रिकमेंडेशन है क्या रिफॉर्म है, रिफॉर्म और सोर्स देख लेते हैं कि भाई ये रिफॉर्म किसने बोला है, ये डालते तो मज़ा आता है, ये सब चीज़ें डालता है ना इंसान आंसर के अंदर, तो लगता है कि भाई कहीं से पढ़ के आया आदमी, ये हवा हवाई वाली बातें नहीं कर रहा है। डिफाइन कर दो वॉलंटरी गिविंग अप मोर क्लियरली, कि भाई वॉलंटरी गिविंग अप होता क्या है, किसने बोला, हलीम कमेटी 1994। अलाउ कर दो विप ओनली ऑन कोर वोटर्स, कॉन्फिडेंस या फिर कोर वोट्स, कॉन्फिडेंस वाला मोशन जो आता है उस पर कर लो, या तो मनी बिल पे कर लो, बाकी चीज़ों पे तो इन लोगों का डिसेंट चले, इन लोगों की इंडिविजुअलिटी चले, हर एक छोटी चीज़ पे विप मत जारी करो ना, कुछ एक स्पेसिफिक जगहों जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत कोर है, उन पे कर लो। जैसे अब भाई कॉन्फिडेंस वोट, अब आप नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, अब कॉन्फिडेंस वोट आपको करना है या फिर वोट ऑफ थैंक्स देना है ना, ये नहीं करोगे तो आपकी सरकार चली जाएगी, ऐसे विप जारी कर लो तो ठीक है। ये किसने बोला, 170 लॉ कमीशन रिपोर्ट थी, उसने बोला। बार एक्सपेल्ड मेंबर्स फ्रॉम होल्डिंग ऑफिस और रीजॉइनिंग पार्टीज, ये भी हलीम कमेटी ने बोला। प्री पोल अलायंसेस टू बी कंसिडर्ड अ पॉलिटिकल यूनिट, किसका सजेशन था ये, ईसीआई का था। डिस्क्वालिफिकेशन डिसीजन बाय इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल, एक ट्रिब्यूनल बना दो जो कि इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट तो खैर कहने को होता है, सब पेपर पे अच्छा लगता है इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल, होता कुछ नहीं है जीवन में इंडिपेंडेंट, आप भी किसी चीज़ की ओर बायस होगे, मैं भी किसी चीज़ की ओर बायस हूँ, और भी सभी लोग किसी न किसी एक चीज़ की प्रति बायस होते ही होते हैं, वहाँ बायसनेस आता ही है, इंसान है क्योंकि, ठीक है। तो ये किसने बोला कि एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल बना दो, केशव मार्गचंद्र केस ने, ऊपर देख लिया था अपन ने। 3 महीने का टाइम फ्रेम रख दो, स्पीकर किसने दिया, सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन थी। डिस्क्वालीफाई कर दो रेबल्स, बहुत रेबल होता है, रेबल किड, याद है समय रहना वाला केस, याद है याद है याद है, पता नहीं याद नहीं याद है, चलो देख लेते हैं। डिस्क्वालीफाई कर दो रेबल्स को और इम्पोज कर दो पेनल्टीज, जैसे कि लॉस ऑफ मिनिस्टरशिप, वोटिंग राइट एटसेट्रा। किसने कहा, दिनेश गोस्वामी कमेटी 1990 में आ गई, उन्होंने बोला क्या ये सारी चीज़ें हैं। रियल लाइफ एग्जांपल डाल दो जो पॉलिटिकल क्राइसिस हुई थी, ये रहे 5 हैं, इनमें से देख लेना, डाल देना। 2018 में क्या होता, अरुणाचल प्रदेश में 43 कांग्रेस एमएलए ने डिफेक्ट कर दिया था टू पीपीए, फिर क्या ज्वाइन किया था, बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। 2019 में क्या हुआ, कर्नाटक में रिजाइन कर दिया एमएलएज ने, जिससे क्या हो गया, गवर्नमेंट ही कोलैप्स हो गई। 2020 में क्या हुआ, मणिपुर में देखा, सुप्रीम कोर्ट ने अपील कर दिया डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ 9 एमएलएज, कि भाई ठीक है अब तुम डिस्क्वालीफाई हो बंदो। 2021 में राजस्थान में क्या हुआ, सचिन पायलट चैलेंज, डिस्क्वालिफिकेशन। 2022 वाला भी देख लेना, एक नाथ शिंदे फैक्शन स्प्लिट, शिवसेना फॉर्म्ड गवर्नमेंट आउट विद बीजेपी, पता ही होगा, पता नहीं याद भी है, पता है लोगों की नहीं है।
ठीक है, ये पढ़ते हैं अब। कंक्लूजन, इफ पॉलिटिकल पार्टीज वांट लॉयल्टी, दे मस्ट प्रमोट इंटरनल डेमोक्रेसी, नॉट इन्फोर्स साइलेंस। वाह, क्या मज़ेदार लाइन है। ऐसी चीज़ें देखने में सुनने में मज़ा आता है, लेकिन भाई प्रैक्टिकलिटी में ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। लॉयल्टी चाहते हो तो भाई इंटरनल डेमोक्रेसी सुधार लो, है ना, साइलेंस को इन्फोर्स मत करो, ज़बरदस्ती किसी को साइलेंट मत कराओ। ऐसी चीज़ें सुनने बोलने में अच्छी लगती है। अरे भाई, आप मेरे पापा थे, उनको मेरे को सुधारना था तो मेरे को मारने लगते थे, है ना, इन्फोर्स ही तो करते थे, मारते थे, लेकिन फिर भी मैंने सुधरा, वो अलग बात है। फिर है द एंटी डिफेक्शन लॉ शुड नॉट बी अ द एंटी डिफेक्शन लॉ शुड नॉट जस्ट बी अ टूल टू इन्फोर्स ओबीडियंस, इट मस्ट बी अ फ्रेमवर्क टू। किस लिए होना चाहिए फ्रेमवर्क? एंटी डिफेक्शन लॉ सिर्फ टूल नहीं होना चाहिए ओबीडियंस का, ये एक फ्रेमवर्क होना चाहिए जो ब्रॉडन होना चाहिए। किस चीज़ के लिए भाई? जो प्रिजर्व करे इंटेग्रिटी ऑफ द लेजिस्लेचर, डीपेन करे डेमोक्रेसी, प्रमोट करे अकाउंटेबिलिटी एंड डिलीबरेशन। अकाउंटेबिलिटी तो इंसान खुद से नहीं रख पाता है, मैं झूठ बोलता हूँ खुद को, ठीक है, सभी लोग बोलते होंगे भाई, मुझे पता नहीं कौन कितना सच्चा है, लेकिन मैं तो बोलता हूँ, ठीक है। प्रमोट अकाउंटेबिलिटी एंड डिलीबरेशन, फॉर दिस वी नीड क्या चाहिए? इम्पार्शियल एडजुडिकेशन। दूसरी चीज़ क्या चाहिए? रेस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ विप्स। तीसरी चीज़ क्या चाहिए? स्ट्रॉन्गर पेनल्टी फॉर डिफेक्टर। चौथी चीज़ क्या चाहिए? अ कल्चर ऑफ डायलॉग विद इन पार्टीज, नॉट डिक्टेटरशिप। मतलब एक बातचीत होती रहनी चाहिए, जैसे बाप बेटी के बीच होनी चाहिए, वैसी पार्टी और लेजिस्लेटर के बीच में होनी चाहिए, है ना। ऐसी चीज़ें होती रहनी चाहिए, जिससे क्या चीज़ें होती हैं, सब चीज़ें अच्छी चलने लगती हैं। कम्युनिकेशन इज द की ना, कि आपको कुछ ठीक लगा, सामने वाले को ठीक है, दोनों लोग एक निर्णय पर आ गए, ठीक है, फिर आगे आगे का सॉल्यूशन निकाल लिया, ये सारी चीज़ें हो गई। तो यहाँ से क्या पता चला अपने आप को, मतलब हम लोगों को क्या पता चला? एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। अब ये पूरा पढ़ लिया है, अब क्या जाना भाई, वही पुरानी बातें, वही घिसी पिटी, रोज़ बोलूँगा आखिर। प्रीवियस ईयर उठाना, नहीं उठाओगे तो मेरी बोल बोल के उठा दोगे आखिरी लेक्चर तक GS2 के। तो कि भाई प्रीवियस ईयर उठाना, मॉक पेपर उठाना, उसमें क्या देखोगे? उसमें उठाना एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड, और इस साल चांसेस हैं आने के, इसलिए स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ाया जा रहा हूँ, है ना। ये पढ़ा, ये किया, उसके बाद अब थिंक करना कि भाई इस वाले कंटेंट को उसके अंदर ढालूं कैसे, इसके बारे में सोचना। और लेटे लेटे खाली कि भाई अच्छा एंटी डिफेक्शन बोला था, 50 सेकंड से आया था यार ये तो, लेकिन 91st में ऐसा क्या हुआ कि आना पड़ गया। ऐसी स्टोरीज बनाओ, है ना, कि अच्छा कुछ तो हुआ होगा बड़ा, फिर देख लिया, सर्च कर लिया कि अच्छा ये चीज़ हुई थी, 5-10 मिनट में पूरा ऐसा कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा ना कि अगली बार सोचना भी नहीं पड़ेगा इसके बारे में, जाकर डायरेक्ट आंसर लिख कर आओगे। ठीक है, चलो बाय।